वेलकम बैक। हमने क्लास 11th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 4 स्टार्ट किया है, दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1। पिछले वीडियो में हमने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट स्टार्ट करेंगे। सो लेट अस सी व्हाट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, उसे कौन बनाता है, उसमें कौन कौन लोग होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन जो है पहले वो देख लेते हैं। India is an agricultural country and has laid the foundation of world's biggest cooperative movement। तो इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, खेती प्रधान देश है, और यहाँ पे सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन भी शुरू हुआ था। द कोऑपरेटिव मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी फॉर प्रोटेक्टिंग इट्स मेंबर एंड देयर राइट्स। आफ्टर इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव हैज़ बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ 5-year प्लान। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट, ये जो आंदोलन है वो क्यों शुरू हुआ था? वीकर सेक्शंस ने शुरू किया था। समाज के जो सबसे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इन्होंने ये कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट किया था सो दैट वो अपने राइट्स, अपने अधिकारों के लिए लड़ सके, उन्हें बचा सके, और अपने जो मेंबर्स हैं, उनके जो वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, सोसाइटी के जो सबसे बैकवर्ड सेक्शन के जो लोग हैं, उनके मेंबर्स के, उनके लोगों के हक को प्रोटेक्ट कर सके, उनको बचा सकें। आफ्टर इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव हैज़ बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ 5-year प्लान्स। और इंडिपेंडेंस के बाद ये जो कोऑपरेटिव्स हैं, ये जो मूवमेंट है, ये सोसाइटीज़ हैं, ये हमारा 5-year प्लान का एक सबसे इंटीग्रल, एक अहम पार्ट बन चुका है। द कोऑपरेटिव प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया बिकॉज इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पुअर, इलिटरेट एंड अनस्किल्ड पीपल। तो ये जो कोऑपरेटिव है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इंडिया में, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अगर हम बोले तो यहाँ पे जो समाज के जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, इलिटरेट जो अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा, जो अनस्किल्ड है, जिनको ज़्यादा कुछ आता नहीं है करने, ऐसे लोगों के राइट्स को, ऐसे लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए कोऑपरेटिव्स जो है वो बना है। इंडिया हैज़ सीन एन ह्यूज ग्रोथ इन कोऑपरेटिव सोसाइटी मेनली इन द फार्मिंग सेक्टर सिंस 1947। तो इंडिया ने काफ़ी बड़ा ग्रोथ देखा है, काफ़ी प्रगति देखी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में। मोस्टली फार्मिंग के सेक्टर में, खेती जो सेक्टर है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ है हमारे इंडिपेंडेंस मिलने के बाद। दैट इज़ 1947 के बाद बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिला है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। द कंट्री हैज़ नेटवर्क ऑफ कोऑपरेटिव्स एट लोकल, रीजनल, स्टेट एंड नेशनल लेवल। तो कंट्री में जो कोऑपरेटिव्स का नेटवर्क है वो हर एक लेवल पे मेंटेन किया गया है, चाहे वो लोकल लेवल हो, रीजनल लेवल हो, स्टेट लेवल हो या नेशनल लेवल हो। ऑलराइट, मीनिंग देख लेते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग क्या है? अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर्म इन ऑर्डर टू अचीव सर्टन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया है और किसने बनाया है? ये एक वॉलेंटरी एसोसिएशन है, मतलब जो इंडिविजुअल हैं, जो लोग हैं, वो अपनी मर्ज़ी से साथ में आए हैं और इन्होंने ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्था बनाई है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। द नेचर ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विस ओरिएंटेड, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेन मकसद क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना, मतलब लोगों की सेवा करना, ये इनका मेन मोटिव है। ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, ये इनका प्रिंसिपल है, रूल है। मतलब जितने भी मेंबर्स होंगे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में, सभी जितने मेंबर्स हैं वो हर एक के लिए होंगे और हर एक मेंबर सभी की मदद करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है? डेफिनेशन दिया है, 2 डेफिनेशंस हैं, देख लेते हैं डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स usually of limited means who have voluntarily joined together to achieve a common economic end through the formation of democratically controlled organization, making equitable distribution to the capital required and accepting a fair share of risk and benefits of the undertaking। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यहाँ पे जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल हैं, वो एक साथ में अपनी मर्ज़ी से आए हैं, जिनका जो मीन्स है, मतलब जिनकी ज़रूरतें कम हैं, ऐसे लोग हैं, ये अपने मर्ज़ी से आए हैं, जॉइंट एक साथ में हुए हैं और अपना इकोनॉमिक जो कॉमन जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं उनको पूरी करने के लिए आए हैं। ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, वो सभी लोग मिलकर चलाते हैं, डेमोक्रेटिकली कंट्रोल होती है।
यहाँ पे सभी चीज़ों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मेंबर्स के बीच में, चाहे फिर वो कैपिटल हो चाहे फिर वो रिस्क हो, सभी मेंबर्स आपस में इक्वली कैपिटल जो है पैसे लेकर आते हैं, लगाते हैं, और जो रिस्क होता है वो सभी के बीच में आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और जितना भी बेनिफिट होता है वो आपस में जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे बेनिफिट्स भी शेयर करते हैं, रिस्क भी शेयर करते हैं, और पैसे भी सभी लोग मिलकर लाते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन कोऑपरेटिव्स एक्ट 1912, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ सोसाइटी विच हैज़ इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर इन अकॉर्डेंस विद कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? ये एक ऐसी सोसाइटी है जो फॉर्म की है, बनी ही इसलिए है लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको बचाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, और ये सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं वो उन्हीं का इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और उनको ही सर्विस प्रोवाइड करेगी, और इनका जो प्रिंसिपल है उससे ही ये काम करेगी, दैट इज़ ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। ऑलराइट, फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, पॉइंट्स गिवन है, एक एक करके पॉइंट्स भी देख लेते हैं। फर्स्ट इज वॉलेंटरी एसोसिएशन एंड ओपन मेंबरशिप। एनी पर्सन कैन बिकम द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा फॉर मेंबरशिप। तो वॉलेंटरी एसोसिएशन मतलब जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, वो अपनी मर्जी से आते हैं ये पर्टिकुलर सोसाइटी में। कोऑपरेटिव सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए मेंबर्स अपनी मर्जी से आते हैं, कोई भी लोगों को ज़ोर ज़बरदस्ती करके इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। और ओपन मेंबरशिप मतलब जो भी चाहे वो आके यहाँ का मेंबर बन सकता है। कोई भी पर्सन, एनी पर्सन कैन बिकम द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोई भी पर्सन जो है, इंडिविजुअल आके इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी भेदभाव नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा। तो वो किसी की भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, कोई भी जेंडर का हो सकता है, वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल इस सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। नेक्स्ट इज democratic principle. The management of cooperative society is based on democracy. All the decisions are taken on majority basis. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मैनेजमेंट है उसको संभालता कौन है कोऑपरेटिव सोसाइटी को? तो वो डेमोक्रेसी के ऊपर चलता है। सभी लोग मिलकर फैसला लेते हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, और ये मेजॉरिटी के ऊपर चलता है। ऑलराइट, अगर 100 मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो 100 में से अगर 51% से ज़्यादा लोगों ने हाँ बोला है कोई डिसीजन लेने के लिए, तो डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये मेजॉरिटी बेसिस पे यहाँ पे डिसीजन लिया जाते हैं, फैसले लिए जाते हैं। 1 मेंबर 1 वोट इज़ द रूल ऑफ वोटिंग। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये बहुत बड़ी होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, इसके लिए हर एक मेंबर के पास वोटिंग राइट्स हैं, और एक मेंबर एक वोट दे सकता है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, मीटिंग्स आर अरेंज्ड बाय द सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसके अपने रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग मीटिंग्स रखी जाती हैं सोसाइटीज़ में। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। The management of cooperative society is in hands of managing committee of the members. They are elected representative of shareholders. तो मैनेजमेंट मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैनेज कौन करता है, पूरा संभालता कौन है? तो मैनेजिंग कमेटी है जो मैनेजमेंट करती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को संभालती है। और वो मैनेजिंग कमेटी जो होती है, उनके जो मेंबर्स हैं वो कौन सिलेक्ट करता है? शेयर होल्डर्स जो हैं वो इलेक्ट करते हैं मैनेजिंग कमेटी को। ऑल द इम्पॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस आर टेकन बाय मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स। द कमेटी मेंबर्स लुक आफ्टर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट और अहम फैसले होते हैं वो सारे के सारे अहम फैसले जो डिसीजंस हैं वो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स ही लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में। और ये जो कमेटी मेंबर्स हैं ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो रोज़ के काम हैं वो सारे काम मैनेजिंग कमेटी दैट इज़ कमेटी मेंबर्स करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ कंपलसरी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। अब तक हमने देखा था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी नहीं है, वैसे सोल ट्रेडिंग का भी ज़रूरी नहीं था, पार्टनरशिप का महाराष्ट्र में कंपलसरी था, बट अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसका रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है।
Every cooperative society must follow rules and regulation of Indian Cooperative Society Acts 1912 and the respective state cooperative society act. तो जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको हर एक रूल और रेगुलेशन जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। और हर एक स्टेट का अपना अपना जो रूल है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का वो भी उनको फॉलो करना पड़ेगा। Minimum 10 members are required for registration of cooperative societies. There are number of legal documents required for registration. तो कम से कम 10 लोग होंगे तो ही कोऑपरेटिव सोसाइटी बन पाएगा और 10 लोग मिलकर आएंगे तभी जाके कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म होगा और उसका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। और बहुत सारे काफ़ी सारे लीगल डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए, बनने के लिए और उसको रजिस्टर होने के लिए। ऑलराइट, next is separate legal status. After registration, every cooperative society is considered as a separate legal entity before the law. तो जब एक बार कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो रजिस्टर हो गई तो उसका अपना एक पहचान हो जाएगा, उसकी एक अस्तित्व हो जाएगी। कानून के नज़रों में कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपना खुद का एक पहचान है, लीगल एग्जिस्टेंस होगा। Therefore, it can enter into the contract, purchase property, open a bank account in its name, etc. तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है एक बार वो बन चुकी, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, कानून के नज़रों में उसकी अपनी एक पहचान हो गई, तो वो अपनी पहचान से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, अपने नाम पर अकाउंट जो है बैंक अकाउंट वो भी ओपन कर सकती है। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल हमने देखा होगा जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे बैंक अकाउंट होता है, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपना खुद का एक पहचान है। जैसे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नाम होता है और वो जाके बैंक में अपना अकाउंट खोल सकता है क्योंकि उसका अपना पहचान है, अपनी आइडेंटिटी है, वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी की अपनी एक पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है, एक बार जब उसका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाने के बाद। ऑलराइट, The shareholders and managing committee members are not responsible for the transactions of cooperative society, but they are answerable to the court on behalf of the society. तो जितने भी मेंबर्स होते हैं और जो भी मैनेजिंग कमेटी हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटी के ट्रांजेक्शन्स में, लेकिन क्योंकि उनका जो ट्रांजेक्शन है, जितने भी काम हैं वो मेंबर्स करते हैं, तो वो कोर्ट में अगर कुछ केस होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो सोसाइटी के बिहाफ पे मेंबर्स से, मैनेजमेंट की जो कमेटी है उनसे या शेयर होल्डर से सवाल पूछे जाएंगे, तो सवालों का जवाब उन्हें देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। द शेयर होल्डर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, इट इज़ लिमिटेड अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स परचेज्ड बाय देम, देयरफॉर देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी इज़ नॉट यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ सोसाइटीज़ लाइबिलिटी। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। ऑलराइट, मतलब जितने भी लोगों ने शेयर्स परचेज़ किए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। अब तक हमने देखा था लाइबिलिटीज़ जो होती हैं वो अनलिमिटेड हो रही थी, चाहे फिर वो पार्टनरशिप फर्म में हो, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में हो, जॉइंट हिंदू फैमिली का जो लाइबिलिटी है कर्ता का, उसका अनलिमिटेड था। ऑलराइट, तो यहाँ पे बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। इट इज़ लिमिटेड अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स परचेज बाय देम। तो जितना भी परचेज़ किया है उन्होंने शेयर्स, उसके जो पैसे पे नहीं किए हैं सिर्फ उतने पैसे ही उनके ऊपर लाइबल होंगे। एग्जाम्पल, अगर 100 रुपीज़ का शेयर्स परचेज़ किया है तो अगर उसमें से 70 रुपीज़ उन्होंने पे कर दिया है, बाकी जो 30 रुपीज़ है वो अनपेड है, तो सिर्फ उतना ही उनकी लाइबिलिटी होगी पेमेंट करने की। ऑलराइट, देयरफॉर देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी इज़ नॉट यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ सोसाइटीज़ लाइबिलिटी। इसके लिए जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की जाती है लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए, सिर्फ बिजनेस में जो उनका शेयर्स है, उनकी प्रॉपर्टी है, वो यूज़ की जाती है फॉर द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी इज़ नॉट यूज्ड। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मेंबर्स। मिनिमम 10 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कम से कम 10 लोगों का ज़रूरत है कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए। अगर 10 लोग आएंगे एक साथ में मिलकर तभी ही कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म हो सकता है। देयर इज़ नो लिमिट फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर एज पर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहे जितने भी हो वो आ सकते हैं। मैक्सिमम नंबर्स के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन कम से कम 10 मेंबर्स होने चाहिए तो ही कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म
होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जितने चाहे उतने मेंबर्स आ सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट इज इक्वल वोटिंग राइट्स। एवरी मेंबर गेट्स इक्वल वोटिंग राइट्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटी एज अ शेयर होल्डर। तो जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, सभी के पास इक्वल राइट्स है, इक्वल अधिकार है वोट करने का। इन कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल। ऑल मेंबर्स हैव इक्वल वोटिंग राइट्स irrespective ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं सभी के पास वोटिंग राइट्स हैं, सभी के पास अधिकार है वोट करने का, और मेंबरशिप जो है वो सभी के लिए ओपन है। जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे उन्होंने 1 शेयर्स परचेज़ किए हों या 100 शेयर्स परचेज़ किए हों, सभी मेंबर्स के पास अधिकार है वोट करने का। ऑलराइट, सर्विस मोटिव। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज टू इट्स मेंबर। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो सबसे मेन मोटिव है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ही है अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना। गुड्स आर अवेलेबल एट लोवेस्ट रेट फॉर इट्स मेंबर। तो जो गुड्स वो लोग प्रोवाइड करते हैं, जो सेल करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो गुड्स अगर सेल कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो उनका जो गुड्स है, जो प्रोडक्ट है, वो कम रेट पे मिलता है। बाहर जितने रेट पे मिलेगा हमें, उससे कम रेट पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगा। बट वो सारी जो चीज़ें हैं, सर्विसेज हैं, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं सिर्फ उनके लिए हैं। In a cooperative society, in a cooperative bank, loan and overdraft facility is available at the lowest interest rate for its shareholders only. तो जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो अगर लोन प्रोवाइड करते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत कम होता है। बट ये सारी चीज़ें सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए होती हैं, जो मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, उनके लिए होती हैं, क्योंकि इनका मेन मोटिव है, मकसद है अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनके फीचर्स कंप्लीट हुए। आई होप आपको पूरे के पूरे जो फीचर्स हैं, टोटल 9 पॉइंट्स हैं, वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो इस वीडियो में हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर्स कवर किए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक। नेक्स्ट जो है मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।